साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में प्रोफेसर साहब ने जो कहा उसमें लगभग सारे बिंदु बहुत विस्तार से उन्होंने कवर किए, इसलिए उस पर रिपीट करने की मैं ऐसा मानता हूँ जरूरत नहीं है। मैं कुछ दूसरे मुद्दे हैं जिसको इसके साथ रिलेट करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो पॉलिसी बनाई जाती है तो बनाने वाले लोगों को इतने लार्ज स्केल SC, ST, OBC की जो संख्या है लगभग 74.5%, इतनी भारी संख्या के जो लोग हैं उसके विरोध में किसी प्रकार की पॉलिसी बनाने का, जिस देश में संविधान हो, जिस देश में लोकतंत्र हो और जिस देश में हर 5 साल के बाद देश में चुनाव होता हो और हर साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हो, इसके बावजूद भी पॉलिसी बनाने वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। ये पहले नंबर की समस्या। ये जो इतने भारी संख्या में लोग हैं, वो लोग चुनाव में रिटेलिएट करेंगे तो हम व्यवस्था पर काबिज लोगों का क्या होगा, ऐसा डर उनको क्यों नहीं लगता? अगर लगा होता तो फिर उन्होंने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई होती। उनको डर नहीं लगता और इस वजह से वो इसी तरह की पॉलिसी बनाते हैं। तो डर क्यों नहीं लगता, ये सवाल। डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोगों का जो डिसएडवांटेज ग्रुप प्रोफेसर साहब ने कहा, उसको भारतीय संदर्भ में SC, ST, OBC ये जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जातियों की संख्या 1703 जातियां है ऑल इंडिया में, जिनको ब्राह्मणों ने 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये तो ब्राह्मणों ने बांटा। तो बहुत सारे लोगों को जब मैं ब्राह्मणों का नाम लेकर बोलता हूं तो बहुत मिर्ची लगती है। तो मिर्ची लगती है तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूं कि थोड़ा 2-4 मिर्ची लग जाए, हरी मिर्ची की बजाय लाल मिर्ची लग जाए। मुझे इस बारे में कभी किसी की परवाह नहीं रहती है। मुझे परवाह इस बात की रहती है कि हमें अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम करना चाहिए। दूसरे लोग नहीं बोल रहे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, एक भी नहीं बोलता। 1100 से ज्यादा सारे देश भर में MLA हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ये सारे के सारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। ये सारे के सारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र विदाउट रिप्रेजेंटेटिव तो होता नहीं है। अगर दुनिया का कोई भी लोकतंत्र बगैर प्रतिनिधित्व के नहीं हो सकता, तो फिर हमारी इतनी बड़ी भारी संख्या होने के बावजूद भी हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर हमारी आवाज कहां से होगी? और अगर हमारी आवाज नहीं होगी तो फिर तो ये पॉलिसी बनती रहेगी। आज बनी है, पहले बनी है, आगे भी बनती रहेगी। तो इस समस्या का हम लोगों को समाधान निकालना होगा, इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो ये लगातार चलते रहेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कल तक हम लोग ये देखते हैं कि आजादी के बाद से कांग्रेस का 56-57 साल तक राज रहा और उसके बाद में अभी भाजपा का राज आ गया। तो
कांग्रेस का राज भी ब्राह्मणों का ही राज था, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हुआ बाद में भारत में 1952 को लोकसभा का, तो कांग्रेस ने, जिसे बहुत सारे आपके जेएनयू के लोग सेकुलर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस सेकुलर है और जो बीजेपी है वो कम्युनल, ये डिवीजन भी उनका ही बताया हुआ है। वो वही लोग किसी को ब्रांडेड रहे नहीं ये सेकुलर है ये कम्युनल है, वही लोग बोलते हैं, वही डिवीजन करते हैं, या तो आप सेकुलर के साइड में रहिए या तो आप कम्युनल के साइड में रहेंगे। आप सेकुलर के साइड में रहो तो भी उनका ही नियंत्रण, अगर आप कम्युनल के साइड में रहो तो भी उनका ही नियंत्रण। तो कांग्रेस के बाद में कांग्रेस जो है 1 पार्टी रूल था, अभी 2 पार्टी रूल हो गया। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। तो हम लोगों को ये डेमोक्रेसी के संदर्भ में या जागतिक संदर्भ में अगर हम पढ़ते हैं तो बाइपोलर सिस्टम, जहां जहां भी डेमोक्रेसी होती है, उस डेमोक्रेसी में जब बाइपोलर सिस्टम होता है, पक्के तौर पर जब बाइपोलर सिस्टम होता है तो लोगों के हित में ज्यादा से ज्यादा काम होते हैं, ऐसे बताया जाता है। मगर बाइपोलर सिस्टम इंडिया में दिखने के लिए जो बाइपोलर दिख रहा है वो सिंगल पोल है। वो कैसे? मान लो कांग्रेस अगर ब्राह्मणों की है और बीजेपी भी ब्राह्मणों की है तो ये बाइपोलर कैसे हुआ? मगर प्रचार में तो बाइपोलर है, प्रचार तो बाइपोलर का कर रहे हैं, मगर ये तो सिंगल पोल है। मौलिक पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव तो होता नहीं है। मौलिक बदलाव जो होना चाहिए वो तो ना कांग्रेस करती है ना बीजेपी करती है। मौलिक रूप से कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो वर्तमान डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं है। 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बैकवर्ड को छोड़ करके आज के तारीख में 131 मेंबर पार्लियामेंट वर्तमान पार्लियामेंट में SC ST के है। कोई आवाज ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। न कांग्रेस वाले पूछते थे न बीजेपी वाले पूछते हैं। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात, अब आपके सामने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो कहते रहते हैं पिछड़े वर्ग का है। वो ऐसा प्रचार में कहते रहते हैं तो पिछड़े वर्ग का है। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, तो पिछड़े वर्ग का है तो उसके पास फैसले लेने का अधिकार है क्या? उसके पास फैसले लेने का अधिकार है? बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलने के लिए डर लगता है। मैं तो सारे देश भर में बोल रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी के पास फैसले लेने का अधिकार है? ये बात सही है कि उसके पास फैसले लेने का अधिकार है? और अगर ये बात सही मानी जाए कि उसके पास फैसले लेने का अधिकार है तो नरेंद्र मोदी को पूछो देश में कुत्ते कितने हैं, तो बोलते हैं इसकी डाटा तो हमारे पास है। एक काटने वाले कुत्ते के है उसका भी डाटा हमारे पास है। सज्जन कुत्ते कितने हैं तो होगा इसका भी डाटा हमारे पास है। जानवर कितने हैं का इसका भी डाटा हमारे पास है। जंगली जानवर कितने हैं इसका भी डाटा हमारे पास है। ओबीसी कितने हैं इसका डाटा हमारे पास नहीं। ओबीसी देश का प्रधानमंत्री और ओबीसी का ही डाटा ओबीसी के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बैकवर्ड का, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? दोज हु नॉमिनेट। कौन नॉमिनेट किया? आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया नरेंद्र मोदी को। आप थोड़ा 2010 के पहले के किस्सा देखो। 2014 में नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट करने का मामला आया था। उस समय अडवाणी और नरेंद्र मोदी में झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ? इस झगड़े के संदर्भ में आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रेफरेंस दिया। ये तो किस्सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रेफर किया, प्रेफरेंस दिया और उसका समर्थन किया। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के समर्थन में काम किया
तो नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है आरएसएस का। अगर वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को रियल रिप्रेजेंटेटिव कैसे माना जाए? नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जा सकता। और डेमोक्रेसी में अगर रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो डेमोक्रेसी हमारे काम में कैसे आएगी? हमारा काम कैसे करेगा? वो डेमोक्रेसी में जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है वो तो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से फंक्शन करती है। अगर रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से फंक्शन करती है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोकल नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे तरफ से बात करने वाले नहीं है, उनकी संख्या है, प्रतिनिधित्व तो नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लोग संख्या में है मगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो फिर वो हमारे फेवर में फैसले नहीं कर सकते। सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है और जिन्होंने नॉमिनेट किया उनके फेवर में वो काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत क्या है कि ओबीसी की वो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसी के लोगों की गिनती करने के लिए वो तैयार नहीं है। ओबीसी का ही आदमी है, वो प्रचार भी कर रहे हैं ओबीसी का है, मगर ओबीसी की गिनती करने का फैसला करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी सीईओ है, नरेंद्र मोदी पीएम नहीं है, नरेंद्र मोदी सीईओ है। सीईओ का क्या मतलब है? सी मतलब चीफ, ई मीन्स एग्जीक्यूटिव, ओ मीन्स ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आरएसएस के लोग फैसले कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग इस बात का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं तो इसका कारण है जो हमारे सामने फैक्ट आए हुए हैं उसके आधार पर मैं ये बात आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो यूनिवर्सिटी के संबंध में ही नहीं, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, केवल यही नहीं, तमाम प्रकार के जो कानून बनाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की जो पॉलिसी बनाई जा रही है, वो हम लोगों के बहुसंख्यक लोगों के विरोध में है। अगर बहुसंख्यक लोगों के विरोध में है तो कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं, फिर ये नरेंद्र मोदी तो बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि है, वो क्यों नहीं विरोध कर रहा है? अगर नरेंद्र मोदी विरोध करेगा तो वो 72 घंटे से ज्यादा पीएम नहीं रह सकता, क्यों नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। जिन्होंने उसको नॉमिनेट किया वो अपने हितों के लिए उसको नॉमिनेट किया। इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हमें इसमें बदलाव करने के लिए जब तक हमारा इंडिपेंडेंट आंदोलन इस देश में हम खड़ा नहीं करते हैं, हमारी आवाज में संगठित शक्ति का वजन डालने का काम नहीं करते हैं, तो हमारे फेवर में पॉलिसी नहीं बनेगी। कम से कम अगर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हमारा नहीं है तो कम से कम इस देश में हमारी 74.5% जनसंख्या को दबाव ग्रुप का तो काम करना चाहिए। अरे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं हमारे फेवर में काम कर रहा है तो हमें कम से कम दबाव ग्रुप का काम करना चाहिए। दबाव ग्रुप का काम करने के लिए हमारे पास संगठित शक्ति चाहिए। ये संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किए बगैर हमारे मामले का हल होने वाला नहीं है, आपके हिस्से का भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, रिसर्च एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं। प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के सामने बात नहीं कह रहा हूं, हायर एजुकेशन और रिसर्च एजुकेशन लेने वाले बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बात आप लोग समझ सकते हैं। दूसरे लोगों को इतनी सारी बातें समझना बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए आप लोगों के सामने मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं
कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हमारे लिए डेमोक्रेसी में फेल हो गया है, इसलिए हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव आंदोलन होना चाहिए, एक बात। दूसरा, ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। एक आंदोलन होना चाहिए इंडिपेंडेंट, दूसरा ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, और ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों का मिलाजुला होना चाहिए। इन सब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये संख्या के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है, इसके सारे डाटा अवेलेबल है। तो उन लोगों को निश्चित रूप से संगठित शक्ति में बदलाव करने के लिए जो डाटा जागरण करने के लिए आवश्यक है, जागृत करने के लिए आवश्यक है, वो सब अवेलेबल है। हम लोगों को इसका उपयोग करके संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करना चाहिए। जब तक हम अपनी इंडिपेंडेंट संगठित शक्ति निर्माण नहीं करते हैं और उसका एक्शन में उपयोग नहीं करते, केवल संगठित शक्ति निर्माण करने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को इसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। हमें हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, वहां संविधान के आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है उसमें हमें कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। तो हमने इसका एनालिसिस किया कि ये तो बीजेपी की सरकार, ये तो RSS के लोगों के द्वारा पैदा किए लोग हैं, तो इनके माए बाप तो नागपुर में रहते हैं। तो हमने सारे देश भर का आंदोलन का केंद्र जो है उधर नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए, और मोर्चा लेकर जाने के 8 दिन बाद फिर वहां जो हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए मना कर रहा था हरियाणा में, तो उसके 8 दिन बाद जब पुलिस चौकी में हमारा आदमी भेजा तो उसने हमारे आदमी को बिठाया, चाय पिलाया, काम करो, अरे काम करो। तो इन लोगों के पिछवाड़े में लात मारना जरूरी, जो बदमाश है उसके पीछे लात मारना जरूरी। बदमाश को आप समझाने की बात समझाओगे वो थोड़ी समझ में आएगा, बदमाश को तो उसी के लेवल पर बात करना पड़ेगा जो बदमाशी करेगा। जो संविधान के हमारे आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है, केवल अधिकार थोड़ी है, वो मौलिक अधिकार को रोकने का काम कर रहा है, उसके साथ आप सज्जनता से बात करोगे, कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चल सकता। इसलिए हम लोगों को बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। वैकल्पिक आंदोलन हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब मैंने ऐसा किया तो वो पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया तो नागपुर में, और कहने लगा कि वो आपके लोग हमारी बात सुनते नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी सुनने के लिए मैंने आंदोलन शुरू किया क्या? तुम्हारे को सुनवाने के लिए लाया भाई, ये तुम्हारी सुनने के लिए थोड़ी आया। नहीं, वो आपके लोग सुनते नहीं है, मेरी सुनते, तुम्हारी नहीं। तो इसलिए हमें अपना आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, अपने टर्म्स कंडीशन पर चलने वाला आंदोलन, किसी के इशारे पर चलने वाला आंदोलन नहीं, अपने बलबूते पर, अपने दिमाग से फैसले लेने वाला आंदोलन, अपने लोगों के जो इश्यूज है उस इश्यूज पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने का काम हमको करना चाहिए। इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करने का काम करना चाहिए, ये विकल्प है, ये करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो हायर एजुकेशन लेने वाले लोग हैं, जो रिसर्च एजुकेशन लेने वाले लोग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी तो रिसर्च एजुकेशन लिया हुआ आदमी था, इसलिए उसको ज्यादा समझ में आता था। दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता था, उसको ज्यादा समझ में आता था। तो इसीलिए आप लोगों से, समाज के लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप रिसर्च एजुकेशन करते हो। तो रिसर्च करने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सामने आने। तो इतनी ही बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं।